देश की प्रगति और टैक्स की सहभागिता। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि टैक्स जो है वो हमारे देश की प्रगति में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये वैसे तो हम सब जानते हैं, हर इंसान वाकिफ़ है टैक्स से, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी जो है, इसको समझना जो है वो शायद सबको समझ में नहीं आता। और इसीलिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से हम टैक्स की बारीकियों से उसकी महत्ता को आपको समझा पाएँ। इसके लिए हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी का। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं और टैक्स में खासी जानकारियाँ भी हमको देंगे। सर सबसे पहले तो हम मुद्दे पर आएँ, इससे पहले यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि टैक्स आखिर है क्या, कितने तरीके के टैक्स होते हैं, क्योंकि इसकी जो बातें हैं, इसकी टेक्निकलिटी है, वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप प्लीज़ समझाइए हमारे दर्शकों को। पारुल जी, टैक्स है क्या, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। ये टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र हमारी पौराणिक मान्यताओं में भी मिलता है, रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है, मनुस्मृति में भी इसका जिक्र है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं और इस आज़ादी की शुरुआत हुई थी 1857 में, जब मंगल पांडे ने पहली म्यूटनी शुरू करी थी इस देश में। उस म्यूटनी के बाद जब अंग्रेजी शासन का खजाना बिल्कुल खाली हो गया था तो 1860 में पहली बार भारत में इनकम टैक्स एक्ट लगाया गया था और वहीं से इनकम टैक्स की मॉडर्न शुरुआत हुई थी। और वो फिर आज़ादी के बाद उसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया और फिर उसको इंडियन इनकम टैक्स 1961 का नाम दिया और तब से ये प्रथा हमारे देश में चली आ रही है। और इनकम टैक्स किसी भी देश की व्यवस्था के लिए, या ये मैं कहूँ कि इनकम टैक्स नहीं, जो टैक्सेशन सिस्टम है वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे भारत में टैक्सेशन को दो पार्ट पे बांटा गया है, एक डायरेक्ट टैक्स कहलाता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की टैक्स की लायबिलिटी है उसी से वसूला जाए, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि लायबिलिटी किसी और की होती है लेकिन वसूला किसी और से जाता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अच्छा। अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्सेस में जो मेन है वो इनकम टैक्स कहलाता है, जिसको कॉमनली सभी लोग जानते हैं। और इनकम टैक्स में बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, जिसको आप कैपिटल गेन टैक्स कह सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कह सकते हैं और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कह सकते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है उसको आप कह सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा मेन है जीएसटी, जिसको आजकल सभी लोग जानते हैं कि एक नया रेजीम मोदी गवर्नमेंट में आया था जिसमें करीब 17-18 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करके एक जीएसटी बनाया गया था, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनको सुविधा हो जाए। जीएसटी के अलावा कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है और एक्साइज का कुछ पार्ट अभी भी हमारे देश में चल रहा है, जिसमें स्टेट एक्साइज भी है और सेंट्रल एक्साइज भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिनको अलग अलग रूपों में लिया जाता है, जिसको आप हाउस टैक्स कह सकती हैं, वाटर टैक्स कह सकती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कह सकती हैं, रोड टैक्स कह सकती हैं, टोल टैक्स कह सकती हैं। बहुत सारे टैक्सेस हैं जो एक कंज्यूमर के द्वारा सरकार के खाते में दिए जाते हैं। अच्छा। और अगर आप पुराने इस देश के जो महान अर्थशास्त्री रहे हैं चाणक्य, उन्होंने एक कोट कहा था कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ट्रेजरी, यानी कि जो सरकार की ताकत होती है वो उसके खजाने से नापी जाती है कि किसके खजाने में कितना धन है। जिस खजाने में जितना धन होता है वो सरकार उतनी ही मजबूत होती है। और सरकार की मजबूती कई सेंस में हम लोग देख सकते हैं कि सरकार की मजबूती देश की सुरक्षा को लेकर भी होती है। सरकार की मजबूती जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जो पब्लिक सर्विसेज जो पब्लिक को देना चाहिए, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी है कि सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें सरकार को देनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट टैक्सेस के द्वारा ही होता है और सरकार की ट्रेजरी जो भरती है उसका मेन सोर्स टैक्स होता है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जी बिल्कुल दिलीप जी, यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है कि हम महत्ता तो समझ रहे हैं कि टैक्स की क्या महत्ता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के लोगों को टैक्स देना चाहिए। कौन कौन से लोग आते हैं जो टैक्स देने की श्रेणी में गिने जाएंगे? ओके, अगर मैं कॉमन भाषा में कहूँ तो हर वो व्यक्ति जो सामान खरीदता है, सर्विसेज लेता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस का भुगतान करना होता है। और हर वो व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसको डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स देना होता है। अच्छा। अब इसको आप अलग अलग हेड्स में बांट सकते हैं। अगर मैं लॉ की नज़र से बात करूं तो टैक्स देने वाले व्यक्ति को पर्सन कहा जाता है। उस पर्सन में 7 तरह के लोग आते हैं। उसमें एक इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, एचईएफ होती है, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, एलएलपीज होती हैं, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स होते हैं,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। ये 7 तरह के पर्सन्स हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिनके ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी आती है। अच्छा। अब अगर मैं नेचर ऑफ इनकम की बात करूं, वैसे तो हम सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि हमने पैसा कमाया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में या जीएसटी में पैसा कमाने को अलग अलग हेड्स में कैटेगराइज किया गया है। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। अच्छा। जो व्यक्ति सामान्यतः कहीं नौकरी कर रहा है, उसको जो सैलरी मिलती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाती है। अगर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, उसको हमने किराए पे दे रखा है, तो वो मिलने वाला किराया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है। अगर हम किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, वो बिजनेस ट्रेडिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट का मतलब हमारे पास कोई मकान है, कोई ज़मीन है, कोई दुकान है, हमारी ज्वेलरी है, इसको अगर हम बेचते हैं तो उस बेचने से जो हमें एक्सेस पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहलाता है। अच्छा। और इन चारों हेड्स के अलावा आपकी किसी भी सोर्स से इनकम हो रही है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाती है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप कहीं और पैसा लगाते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने कहीं की एजेंसी ले रखी है, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो इंश्योरेंस से जो कमीशन मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाता है। मतलब ये सोर्सेज ऑफ इनकम है। अगर आप इस गफलत में हैं कि आप घर पर बैठे हुए हैं, उसमें भी अगर आप प्रॉपर्टी का कुछ काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम में आ रही है, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। हाँ, देखिए, प्लेस ऑफ इनकम से मतलब नहीं है जी। आपके पास अगर इनकम आ रही है। अब तो जैसे जो कोरोना काल आया है उसमें वर्क फ्रॉम होम का ही कल्चर चल गया है। बिल्कुल। तो आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप घर की छत पे बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। आप कहीं भी काम कर रहे हैं। कुल मिला के अगर आप काम कर रहे हैं और उस काम को करने से आपका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है जी। और वो रेवेन्यू जनरेशन उस टैक्स स्लैब में आ रहा है, तो आपको इनकम टैक्स भी देना है और इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना है। और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में नहीं भी आ रही है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, भरना पड़ता है। बिल्कुल, यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ तो स्लैब में आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, तो नहीं आने वाले इनकम टैक्स आईटीआर नहीं भरते हैं, लेकिन उसको फ़ायदे जो हैं, जो उसके फ़ायदे हैं भरने के, सरकार को बताने के कि आपकी क्या इनकम है, ये सर आप ये भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को। पारुल जी, फ़ायदा और नुकसान ये सेकेंडरी थिंग है। उसके पहले आती है कि हमारी स्टैचुटरी लायबिलिटी क्या है, हमारी वैधानिक जिम्मेदारी क्या है। तो टैक्स देना और रिटर्न भरना हमारी वैधानिक जिम्मेदारी है। टैक्स देना एक अलग पार्ट है, रिटर्न भरना एक अलग पार्ट है। रिटर्न भरने का ये मतलब नहीं कि हम टैक्स दें ही। कई बार हमको रिटर्न इसलिए भरना होता है कि हमको सरकार से रिफंड लेना होता है। हमें सरकार को टैक्स देना नहीं होता है, हमें सरकार से रिफंड लेना होता है, इसलिए हमें इनकम टैक्स भरना ज़रूरी होता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जब भी सरकार कोई डेवलपमेंट करती है, नई रोड बनाती है, नया कॉम्प्लेक्स खड़ा करती है, तो वो लोगों की ज़मीन को एक्वायर कर लेती है। तो वो ज़मीन किसानों की भी होती है, वो ज़मीन गरीब लोगों की भी होती है। सरकार उस पर कंपनसेशन देती है। सरकार जब कंपनसेशन देती है तो उस पर टैक्स डिडक्शन, एक सोर्स का एक प्रोविज़न होता है इनकम टैक्स में, वो टैक्स सरकार काट लेती है। जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी होती है, उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम नहीं है, बट चूंकि सरकार ने उसको कंपनसेशन देते वक्त टैक्स काट लिया है, इसलिए उसकी स्टैचुटरी लायबिलिटी बनती है कि वो अपना रिटर्न गवर्नमेंट को फर्निश करे, उसमें उस इनकम को डिक्लेयर करे और जो सरकार ने टैक्स काटा है उसको वो वापस ले ले। आपने अभी घर पे बैठने की बात करी, तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको हस्बैंड से पैसा मिलता है या उनके पेरेंट्स से पैसा मिलता है या अक्सर कहीं से गिफ्ट मिल जाता है, और उस पैसे को वो एफडी के रूप में बैंक में जमा कर देती है। एफडी पर उनको ब्याज मिलता है। ब्याज पर एक सीलिंग है कि उस सीलिंग के ऊपर अगर बैंक ब्याज देगी तो बैंक भी इनकम टैक्स एट सोर्स का डिडक्शन करेगी। अब फॉर एग्जांपल आपको आपकी एफडी पर 1 लाख रुपए का ब्याज मिला और उस पर 10,000 रुपये इनकम टैक्स बैंक ने डिडक्ट कर लिया, बट 1 लाख रुपए आपके टैक्सेबल स्लैब में नहीं आता, आप एग्जम्प्ट हैं। बट लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स कट चुका है, तो इसलिए आपको रिटर्न फर्निश करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको नॉन फाइलिंग की नोटिस आ जाएगी। क्योंकि एक एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उस एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को देने की जिम्मेदारी सरकार ने कई लोगों के ऊपर डाली है, जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस एजेंसीज हो गई, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, शेयर्स वाले हो गए। इन सब लोगों को एक एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देनी होती है। उस रिपोर्ट में वो ये फर्निश करते हैं कि एक्स व्यक्ति ने इस हेड में हमारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और सब्जेक्ट टू दैट इन्वेस्टमेंट आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है।
बिल्कुल। अच्छा दिलीप जी, यहाँ मैं ये भी चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि अगर आप समय पर अपना टैक्स दे रहे हैं, सही कैलकुलेशन में दे रहे हैं, तो उससे आपको क्या-क्या फ़ायदे, मोटे-मोटे फ़ायदे जो आपको नज़र आते हैं, वो क्या है? सबसे पहला फ़ायदा मैंने कहा कि हमारी स्टैचुरी लाइबिलिटी हमें डिस्पोज ऑफ करनी होती है, सरकार को टैक्स देना, क्योंकि हम सरकार से डेवलपमेंट की अपेक्षा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छी सड़कें रहें, हमें स्वास्थ्य अच्छा मिले, सुरक्षा अच्छी मिले, हमारी सेवाएं सारी अच्छी हों, सरकार हमारे लिए सब कुछ अच्छा करे। तो सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार एक सिस्टम का नाम है, और उस सिस्टम को चलाने के लिए अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में एक बहुत पुराना कोड चला रहा है, कोष मूलोदंड। ये कोष मूलोदंड का मतलब होता है कि जो कोष है वही सरकार का मेरुदंड है, यानी कि जो टैक्सेस हैं वो सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। तो किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत रहती है तो वो इंसान मजबूत रहता है। तो सरकार को अगर हम टैक्सेस देते हैं तो सरकार की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, और जितनी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, सरकार उतना ही ज़्यादा हमको सर्व कर पाएगी। बिल्कुल दिलीप जी, चर्चा कर रहे हैं देश की प्रगति और टैक्स की सहभागिता पर। हमारे बीच में दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि टैक्स भरने के क्या फ़ायदे हैं। मैं चाहूँगी आप उसी को कंटिन्यू करें। टैक्स भरने के फ़ायदे पहले मैंने देश के पार्ट पर बताया कि देश को क्या फ़ायदा है, और देश को फ़ायदा का मतलब कि वो हमारा ही फ़ायदा है, देश का अपना कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा, इंडिविजुअली हमें ये फ़ायदा होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम अपनी एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं इनकम टैक्स फाइल करके, क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है उसको अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही कागज़ का टुकड़ा होता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न है। उस इनकम टैक्स रिटर्न में उसने इनकम डिस्क्लोज करी होती है, उसकी उतनी ही वर्थ मानी जाती है। तो आपकी वर्थ कितनी है ये प्रूव करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही कागज़ होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, और वो भरने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको कहीं गवर्नमेंट का टेंडर लेना है, आपको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेना है, आपको फॉरेन जाना है, आपको बहुत सारे अकाउंट्स खोलने होते हैं। अब बैंक अकाउंट्स खोलना है तो उसमें भी पैन मैंडेटरी कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना होने की वजह से आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो वो चीज़ें, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करने के लिए, आपको अपनी वर्थ इस्टेब्लिश करने के लिए, आपको सही तरीके से, लीगल तरीके से सक्सेस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच में अभी कुछ 1-1.5 साल पहले एक ऑफिशियल MOU हो गया है कि अब ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगे। अच्छा। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग व्यापार तो बड़ा बड़ा करते थे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई को रिलेशन ना होने की वजह से वो अपने इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते थे, और ज़्यादातर चीज़ें वो कैश में करके मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको GST डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, और उसमें एक कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि हम 40 लाख तक का व्यापार कर रहे हैं तो हमें GST में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सत्य है कि 40 लाख रुपए की एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। वो आपने देखा होगा, स्टार कंडीशन सप्लाई, तो वो गवर्नमेंट रूल्स में भी होता है। जो जितने भी गवर्नमेंट के एक्ट होते हैं वो मोटा मोटा तो ये लिखा होता है कि 40 लाख रुपए तक आप एग्जम्प्ट हैं, बट उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी कंडीशंस होती है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो एग्जम्पशन नहीं है, ये करेंगे तो एग्जम्पशन नहीं है, ऐसा होगा तो एग्जम्पशन नहीं है। तो अब आपको व्यापार करने के लिए GST डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। GST में जो भी डेटा आप फर्निश करेंगे वो डेटा ऑटोमेटिकली आपका इनकम टैक्स के पास माइग्रेट हो जाएगा, और अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना रिटर्न नहीं फर्निश किया तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे पेनल एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट टेंडर्स में या फिर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोन ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ उसी साल का ITR नहीं देखते हैं, पिछले 2 से 3 साल या 5 साल तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, जिससे कि आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकें। मिनिमम 3 ईयर का क्राइटेरिया रहता है जनरली। जी। अच्छा दिलीप जी, यहाँ हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और इस समय हमारे जो आने वाले युवा हैं वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, उनका कौशल विकास हो रहा है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी टैक्सेशन जो है लायबिलिटीज़ को समझे? देखिए, जो भी यंग जनरेशन है, यंग इंडिया है, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं स्टार्टअप्स को लेकर के, MSMEs को लेकर के, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा उनको असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। बट उनके अपने पार्ट पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपनी बैंकिंग मेंटेन करनी है। आप जब भी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं आपको हमेशा फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बैंक से लेना हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना हो, या गवर्नमेंट की स्कीम आपको अडॉप्ट करनी हो। और उन सब में बेस माना जाता है आपकी बैंकिंग कितनी है।
अगर आप कैश में 100 करोड़ रुपए का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी वर्थ जीरो मानी जाएगी। और अगर आप बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपए का व्यापार कर रहे हैं, आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन रेगुलर हैं, पैसा जा रहा है, पैसा निकल रहा है, तो किसी भी लोन का आधार हमेशा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को माना जाता है। और उन्हीं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पर फिर आपको अपनी इनकम का डिस्क्लोजर करना होता है। इनकम डिस्क्लोजर के साथ साथ आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। तो वो अगर आप ग्रेजुअली भरते रहेंगे, सारी चीज़ों को मेंटेन करते रहेंगे, तो स्टार्टअप हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। बट जनरली क्या होता है कि लोग स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं अरे व्यापार करो, ये सब तो होता रहेगा। तो जो लोग ये सब तो होता रहेगा करके अपने काम की शुरुआत करते हैं, वो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन आगे चल के रुक जाते हैं। एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। तो अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो यहाँ पे वेल बिगिन का मतलब है कि जो भी स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, जो भी आपको नॉर्म्स हैं, जो भी आपके रजिस्ट्रेशंस हैं, जो भी आपको जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आपको लाइसेंसिंग लेनी है, वो सारा लाइसेंसिंग आप लें, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, अपनी इनकम का प्रॉपर डिस्क्लोजर करें। जो टाइम बाउंड कंप्लायंसेस होती हैं वो कंप्लायंसेस आपको सारी करते रहना चाहिए, तो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे। और अब तो जीएसटी डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन शुरू कर दिया है जीएसटी के पोर्टल पे। पहले क्या होता था कि आपके यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट कब रेड करेगा आपको नहीं पता होता था, वो सडन रेड होती थी जी। बट अभी आप अपनी मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे यहाँ कब रेड करेगा। बिल्कुल। पोर्टल पे उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपकी कंप्लायंसेस में डिले हो रहा है या नॉन कंप्लायंसेस हो रही हैं या इरेगुलरिटी हो रही है, तो वो मार्किंग आपके पोर्टल पे दिखती रहती है। अगर वो मार्किंग माइनस ज़्यादा चली जाएगी तो आपके यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट वाले कभी भी चाय पीने के लिए आ जाएंगे। अच्छा दिलीप जी, आज हमारी जनसंख्या काफ़ी बड़ी है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टैक्स पे करने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। तो इसमें आप क्या सुझाव देंगे कि हमारा देश अपना टैक्स बेस बढ़ा सकता है? किस तरीके से हम अपना टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और 140-45-40 करोड़ की जनसंख्या है और यू कैन नॉट बिलीव कि हमारे देश में जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं वो मात्र 2.25 से 3% लोग हैं। 140 करोड़ की जनता में मात्र 2.25% से 3% लोग टैक्स देते हैं, जिनमें से मेजर पार्ट सैलरीड एम्प्लॉयज़ का होता है। जो गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय है, जो कहीं भी अपनी इनकम को छुपा नहीं सकता है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है वो टैक्स एट सोर्स काट लेती है। इनकम टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ स्कीम ऐसी कुछ लाई जाए या ऐसा कुछ प्रलोभन लाया जाए जिससे प्रेरित होकर के लोग इनकम टैक्स भरें। अभी एक सवाल क्या होता है, ये मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम पैसा ना बचाएंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा, हमें तो पेंशन मिलनी नहीं है, हमें तो आज हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का देख रेख कौन करेगा। तो मैंने गवर्नमेंट को एक बार पहले भी लिखा था और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस तरह की कोई स्कीम लाए कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक इंश्योरेंस देना चाहिए। बिल्कुल दिलीप जी, आपकी बात जो है समझने की ज़रूरत है, समय की कमी हो रही है। मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारी ये परिचर्चा पसंद आई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है समझी हैं। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा और समय रखिएगा क्योंकि ये परिचर्चा में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो छूट गई हैं। बिल्कुल दिलीप जी, इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।